मेरा बचपन तो थोड़ा सा अलग था। मैं एक किन्नर थी क्योंकि मेरी भावनाएं लड़कियों के जैसी थी, तो मैं भी एक गुड़िया के साथ ही खेलती थी। परिवार आपको लड़का समझता था लेकिन आपके भीतर एक लड़की मौजूद। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। किन्नर भी क्या जाति धर्म को मानते हैं? जो ऊपर वाला फैसला लेगा वो अच्छा ही लेगा। लोग हमें समझे ना समझे मगर हम लोगों को समझते हैं। खराब शब्दों का इस्तेमाल होता रहा। इनको बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ। तो बस ये सोच के जाते हैं कि इनसे ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। अच्छा, भगवान से कभी शिकायत नहीं हुई? यहाँ तक कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ पाए तो और लोगों से मैं क्या वो करूँ। हमने देखा है कि हमारा समाज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता। शायद मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे बच्चे होते होंगे जो इस तरह की बॉडी पाकर सुसाइडल इंसिडेंट कर लेते होंगे। कर लेते हैं। जब मैं छोटी थी तभी भी लोगों ने हैरेसमेंट किया मेरे साथ। अब क्या कोई ड्रीम, कोई सपना आपका बचा है जो आप पूरा करना चाहती हैं? मैं एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती हूँ। किन्नरों के साथ अक्सर यौन हमले बहुत होते हैं और मेरे साथ भी हुआ है, तो अभी क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उस लायक नहीं है ना। मैं किससे लड़ने जाऊं। लोगों को ये नहीं पता कि जब किन्नर समाज के लोग मरते हैं तो उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से होता है। कई लोग कहते हैं कि अंतिम संस्कार किसी के सामने होता ही नहीं है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप, जहां पॉडकास्ट में हम करते हैं दिल से बातें। आज पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत के साथ है जिससे मिलना आपके लिए कुछ अलग अनुभव वाला हो सकता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पता नहीं होता है कि उसके पास जो जेंडर ओरिएंटेशन है वो किस तरह का है, उसका जो शारीरिक झुकाव है वो कैसा है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसको पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री है। लेकिन कई बार शरीर में एक खास बनावट होती है और उस बच्चे को पता लगता है कि ना तो वो पुरुष है और ना ही स्त्री है। उसके भीतर एक अलग ही यौन झुकाव होता है। ऐसे लोग ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में किन्नर कहा जाता है। ये वो कम्युनिटी है जो हमारे समाज में 5000 साल से मौजूद है। हमारे पौराणिक इतिहास हो, महाभारत का शिखंडी हो, कई जगह पर आपको ट्रांसजेंडर की बातें लिखी मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आज तक इतने बड़े इतिहास के बावजूद इस समाज को, हमारे जो आम समाज ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके ये लायक हैं। इस समाज को हमेशा तमाशे के लिए, उपहास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये समाज भी ईश्वर के द्वारा निर्मित वैसा ही समाज है जैसे हम और आप हैं। इनकी पैदाइश किसी फैक्ट्री से नहीं हुई, किसी मशीन से नहीं बने। ये भी हमारे आपकी तरह ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए बच्चे हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर्स को लेकर कम बात होती है, ट्रांसजेंडर्स की फीलिंग्स को लेकर कम बात होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के जरिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर खुलकर बातें हों, बेसारी बातें भी हों जो आज तक रहस्य के पर्दे के पीछे रही हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। मध्य भारत बुंदेलखंड का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कई जिले शामिल हैं, उस हिस्से में एक बड़ी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीड करने वाली नीतू किन्नर। नीतू पिछले कई वर्षों से अपने सामाजिक कार्यों के लिए पहचान बना चुकी हैं। इसके साथ ही वे एक बड़ी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीड करती हैं, उसकी हेड हैं। नीतू किन्नर वो शख्स हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी खुद की एक पहचान बनाई। अपनी शारीरिक बनावट के अलग होने के बावजूद उन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की, मुंबई जाकर मॉडलिंग की, मुंबई में अच्छा नाम कमाया और उसके बाद अपने किन्नर समाज को एकजुट किया, उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी काम किया। और अब वे एक पूरी कम्युनिटी को न सिर्फ लीड कर रही हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई भी लड़ रही हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक क्षेत्र में भी निरंतर कार्यरत हैं। कि नीतू से उनकी जो निजी जिंदगी है उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही इस कम्युनिटी की ऐसी बातों पर से भी पर्दा उठाएंगे जो शायद अब तक आप नहीं जानते थे। इसलिए इस पूरे पॉडकास्ट में आप बने रहिए। स्वागत है नीतू आपका स्टूडियो में। नमस्कार, सीताराम। मैं आपकी अपनी नीतू जी, छतरपुर से। नीतू, पहले तो ये बताएं कि ये जो परिचय मैंने जितना आपका अभी दिया है जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शुरुआत से आपके बारे में बताते हैं। आपका अपना जो बचपन रहा,
इसके अलावा आपकी जो पैदाइश से लेकर का अभी तक का जो सफर रहा उसको थोड़ा सा बता दीजिए। वो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब तो जानते ही हैं। फिर भी और मेरा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा, क्योंकि लोगों ने मुझे समझ नहीं पाए। यहाँ के मेरे घर वाले मुझे समझने में देर किया, तो फिर और से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नहीं, आप किस शहर में पैदा हुए, किस परिवार में छोटा सा जन्मे? शहर जो बुंदेलखंड का छतरपुर एक छोटा सा शहर है, जिला है। मैं यहाँ पैदा हुई, यहीं मैंने पढ़ाई किया, यहीं मेरा पूरा फैमिली आज भी यहीं रहता है ना। और बस मैं एक अपने समाज के साथ, एक मैं गद्दीपति हूँ, एक मेरा छोटा सा परिवार है जिसकी मैं गुरु माँ के रूप में यहाँ पे हूँ। और बस मैं यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रही हूँ। अच्छा, आपका बचपन भी उन आम बच्चों की तरह ही बचपन था जैसे हम सबके बचपन होते हैं, या फिर आपका बचपन कुछ अलग था? नहीं, मेरा बचपन तो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आप एक लड़का हो तो आपको क्रिकेट पसंद था, कोई एक लड़की है उसे गुड़िया पसंद थी, और मैं एक किन्नर थी, क्योंकि मेरी भावनाएं लड़कियों के जैसी थी, तो मैं भी एक गुड़िया के साथ ही खेलती थी। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता था। तो ये सब चीज़ों को लेके कोई समझ नहीं पाया हमें। परिवार आपको लड़का समझता था, लेकिन आपके भीतर एक लड़की मौजूद थी। परिवार भी समझ गया था, धीरे धीरे उसे समझ में आ गया था सब कुछ, मगर वो भी क्या करता, वो एक समाज के दायरे में था, तो कहीं ना कहीं उसे भी अपना एक सोचने का टाइम चाहिए था। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तो आप बचपन से ही पैंट और शर्ट पहन के लड़कियों गुड़ियों के साथ खेलती थी? हाँ, बस बचपन मेरा बहुत अलग था और बहुत अच्छा था। तो ये लोगों को अजीब लगता था उस समय? हाँ, अजीब ही लगता होगा, तब तो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। अगर अच्छा लगता तो क्यों ऐसा करते। आप किस उम्र में रही होंगी जब आपको पता लगा कि आप दूसरे लोगों से अलग हैं? मुझे बचपन से, जब से मुझे समझ आई है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सारे बच्चों से मैं अलग क्यों हूँ। तो बस जब मुझे समझ आई, तब से मुझे ऐसा मालूम। मतलब 13-14 साल की उम्र रही होगी? और छोटी होंगी मैं। और छोटी? फोटोग्राफ्स भी हैं मेरे पास छोटे के। हाँ। तब शायद अगर कृष्णा राधा का कोई सीन होता था, वहाँ मैं राधा बनना पसंद करते थे। तो आपका जो झुकाव था वो एक फीमेल फीलिंग्स की तरह था? मोस्टली जो किन्नरों का होता है, हाँ, या ट्रांसजेंडर का जो भी होता है, तो बस उनको एक होता है ड्रीम्स के, नहीं मैं औरत जैसी हूँ। रहन सहन खान पीन, आज भी जो भी मैं पहन के बैठी हूँ, तो ये के क्या है, ये हमारे जो बुजुर्ग पहनते आए हैं वही लिबास होता है हमारा। तो लेकिन हमने देखा है कि हमारा समाज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता। उन पर भद्दे मजाक किए जाते हैं, उनका उपहास उड़ाया जाता है। आपने भी इस तरह की चीज़ों को फेस किया है? बहुत सारा, और हमेशा करती रहूँगी। शायद मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी इस समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ हमको एक नाचने वाला, या हमको एक तमाशे वाला, या हमको एक अजीब सही तरीके से लोग व्यवहार करते हैं, हमारा सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। और ये यहाँ हमें बुरा लगता है। सिर्फ हमें वो प्यार करें, वो हमें समझे। और भी कुछ इस टाइप के बच्चे होते हैं, उनको समझना चाहिए। सिर्फ इस बात का दुख होता है। जब शुरुआत में ये दुख होता होगा, अब तो खैर आपको आदत पड़ गई इनकी, आदत पड़ गई। लेकिन जब पहली दफा इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, तब उस समय उस दर्द को कैसे बर्दाश्त किया और उस समय कैसे सहा उसको? सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ देते थे। जो ऊपर वाला फैसला लेगा वो अच्छा ही लेगा। और तब से मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ, बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। और आदत सी पड़ गई है, बस अब मुझे किसी को गौर नहीं करती हूँ। ऐसा होता है कई बार, हम अभी आपके ऑफिस में भी आए हैं, तभी भी एक लोग बोले वहाँ बच्चा हो गया, आप चलो 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 चलो। तो ये मतलब लोगों का एक चीज़ है कि 24 घंटा हम नाचते ही हैं। इसके अलावा उनको ये नहीं लगता है कि हमें बुखार भी आता होगा, हमें भूख भी लगती होगी, हम सोते भी होंगे। शायद उनको ये नहीं पता है कि हमें भी नींद आती है, हमें भी भूख लगती है ना, हम भी इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है नहीं 24 घंटा ही नाचते ही है। तो यहाँ तो लोगों का थोड़ा सा, आपने कहा कि भगवान पर भरोसा था। 13-14 साल की उम्र में उस बच्चे का भरोसा भगवान पर टिकता है, या फिर और बाद में ये समझ आई कि नहीं भगवान पर ही छोड़ना पड़ेगा ये सब? नहीं, मैं तो बहुत भगवान को मानती हूँ। जब से मुझे समझ आई है, मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ। और उसने मुझे बहुत वो दिया है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट किया है। हमेशा उसने मेरा साथ दिया है, ऊपर वाले ने, और उसको मैं बहुत। अच्छा, भगवान से कभी शिकायत नहीं हुई कि आपने मुझे अलग क्यों बना दिया?
किया है, मैंने उससे शिकायत किया है। सिर्फ ऊपर वाले से ही शिकायत कर सकती थी, बाकी नीचे तो कोई मेरा सुनने वाला था ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ पाए तो और लोगों से मैं क्या वो करूँ। तो किस तरह से शिकायत करती थी भगवान से? बस क्या? अगर किसी ने मुझे कहा छक्का, किन्नर या कुछ भी इस टाइप का कुछ भी कमेंट्स किया तो सिर्फ मैं उसके आगे रोती थी कि हे प्रभु तू ही समझ सकता है हमें, और कौन समझेगा। तब हम रो देते थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा अंदर से मन बोलता था नहीं, जीना है, मरना नहीं है। कई बार मरने का भी हमने प्रयास किया मगर हम मरे नहीं, आज आपके सामने बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। अब तो खैर आप बहुत मैच्योर हैं, चीज़ों को समझते हैं, अनुभव आपका बहुत है। ऐसे बच्चे होते होंगे जो इस तरह की बॉडी पाकर सुसाइडल इंसिडेंट कर लेते होंगे? कर लेते हैं। कहाँ तक लोगों के साथ, जब हमारे साथ ना कंटिन्यू जब हम छोटे होते हैं हमारे साथ शोषण होता है, कई बार हमारे साथ ना हरेसमेंट होता है, हमें मानसिक रूप से हमें तनाव दिया जाता है, हमें शारीरिक तौर से भी पीड़ा होती है, तो उस टाइम शायद कितने बच्चे सुसाइड भी कर लेते होंगे। आपके मन में भी ये ख्याल कभी आया? मैंने बहुत बार सोचा है मरने का, मगर मैं मरी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मैं अलग हूँ और हमेशा मैं अलग रह के कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ। तो शुरुआत में तो ये ग्लानी होगी, गिल्टी फील होता होगा कि एक अलग बॉडी भगवान ने दे दी। अभी भी वो ग्लानी है कि अब? नहीं, अब नहीं है। जब तो हम नादान थे, समझ नहीं थी, अभी हमें समझ आ गई। जैसे एक बोलते ना आसमान और जमीन के बीच में एक हवा होता है, वैसे एक औरत एक मर्द के बीच में किन्नर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को दुआएं कौन देगा? हमें ऐसा लगता है कि हम दुआओं के लिए बनाए गए हैं, और मैं लोगों को दुआएं देती हूँ। उनके सब जितनी भी उनकी खुशियाँ होती हैं उसमें हम बस अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बस शायद हम इसके लिए ही बने हैं। ईश्वर के साथ कैसे कनेक्शन होता है आपका? बस हम उससे कुछ भी बात अपना रखते हैं तो शायद वो हमारी पूरी करता है हमेशा। अच्छा, किन्नर भी क्या जाति धर्म को मानते हैं? किन्नर सारे धर्म को मानते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें हर किसी के घर जाना होता है। हम सातों जात का खाते हैं, तो हम सबके धर्म को फॉलो करते हैं। ओके। लेकिन एक निजी आस्था जिस घर में पैदा हुई होगी, उसी घर की लेकर चलते होंगे। हाँ, उसको भी लेके चलते हैं, और अपने धर्म के साथ साथ सबके धर्म का मैं सम्मान करती हूँ। और यही मैं सब किन्नर से भी यही वो करती हूँ कि सारे ही सब सपोर्ट करते हैं, सभी धर्म के लिए हम खड़े होते हैं। आपने शायद हमेशा देखा होगा कहीं भी कोई भी प्रकार का रोल होता है तो मैं हमेशा आगे रहती हूँ। आपके हिसाब से आपकी कम्युनिटी किन्नर समाज की खास बात क्या है जो आपको पसंद आती है कि भाई ये हमारी ही कम्युनिटी में होता है? बस किन्नर समाज की खास बातें, जैसे आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, अक्सर किन्नर लोगों को अपने हेल्प, जो किसी की मुसीबतों में खड़े होते हुए देखा होगा। मोस्टली आप कोई भी मूवी देखना, कहीं भी आप जाके देखना, तो हमेशा वो किसी की मुसीबतों में खड़े रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। आज हम मोहल्ले में रहते हैं तो कई ऐसी लड़ाई झगड़े फैमिली के होते तो हमको खड़ा कर देते, शायद वो लोग ना पूरा उनका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे ये बहुत पसंद आया कि एक हेल्पर नेचर होते हैं लोग, हमें समझे ना समझे मगर हम लोगों को समझते हैं, सोसाइटी के लिए जीते हैं। हाँ, जीते हैं। किन्नर जब कोई बोलता है या इससे भी खराब शब्दों का इस्तेमाल होता रहा, तब क्या फीलिंग आती है? बस यही सोचते हैं कि हम तो चलो जैसे हैं किन्नर हैं या हम कुछ भी, मगर ये कैसे लोग हैं, इनको बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ। तो बस ये सोच के जाते हैं कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान हम हैं, इनसे ज़्यादा कई बुद्धि हमारे अंदर है, तो हम निकल जाते हैं। आपकी जो एक लाइफ रही, आप फिर बचपन से फिर पढ़ाई लिखाई के बाद फिर कम्युनिटी से जुड़ गए और अपना काम शुरू किया। इस बीच मैंने सुना कि मुंबई भी गए, मॉडलिंग भी की, वो क्या सफ़र था? बस एक एज था। हाँ। एक ग्लैमर के लिए कौन नहीं चाहता है, सबको पसंद है। खूबसूरती तो आज भी आपकी है। हाँ, और उस समय और रही होगी। सब आप लोगों का प्यार है और सम्मान है जो इस लायक हमें समझते हैं आप लोग। और कल हर कोई चाहता है ग्लैमर लाइफ के लिए, हर किसी का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही मेरा छोटी सी उम्र था, बचपना था, उस दौर में कुछ छोटे मोटे काम मिले, हमने किया उसको। अच्छा। हाँ, और एक फैशन मैगजीन थी, उसके कवर पेज पे आपका फोटो छपा था। ऐसे बहुत सारे मैगजीनों में भी आया, ऐसे बहुत सारे टेलीकास्ट भी आए मेरे, है ना, ऐसे बहुत सारे हमने छोटे मोटे काम किए हैं। फिर वो दुनिया क्यों छोड़ दी? बस कहीं ना कहीं यहाँ हमारी ज़रूरत थी इस किन्नर समाज के लिए। फिर हमें यहाँ गद्दीपति बना के यहाँ हमारे समाज ने हमें यहाँ पे बैठाया है। फिर जब से मैं यहाँ पे, आज मुझे 16 साल हो गया है।
बुंदेलखंड में अच्छा, चलता। आपकी जिंदगी में दुख वाले पल तो बहुत सारे आए होंगे, कोई ऐसा पल जो आप जिसको हैप्पीएस्ट मोमेंट मानती हैं, खुशी वाला पल मानती हैं, वो क्या था? बस कई बार जब मैं छोटी थी तभी भी लोगों ने हैरेसमेंट किया मेरे साथ, है ना। बहुत सारे ऐसे पल थे, मगर हम उसको सोचा है शायद मेरा एक एक्सपीरियंस है, इससे मैंने दुनिया और देखनी है, तो वही हमारे लिए खुशी के पल थे। एक जब गद्दीपति बनाया गया आपको, वो मोमेंट कैसा वो था? मोमेंट तो बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले हम चेले थे, फिर हम जब गुरु बने, तो एक वो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूरी कम्युनिटी आप पर भरोसा कर रही है। जब एक बच्चा बेटा होता है और फिर जब वो बाप बनता है तो उससे खुशी कैसी होती है, वही खुशी मुझे मिली। पहले मैं एक चेला थी, फिर मैं एक गुरु हुई, फिर मुझे एक गुरु होने के बाद मैंने उसको पूरे काम को आगे बढ़ाया। समाज के साथ मैं आज भी जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूंगी, है ना। तो जो फर्ज था वो मैंने अपना पूरा किया है। अभी आप खैर आप 20-25 सालों से इस फील्ड के लिए काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, आपने क्या चेंज देखा है, परिवर्तन देखा है? पहले के समाज में जो किन्नरों के लिए दृष्टि थी, क्या उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया, कुछ बदलाव आ रहा है? थोड़ा तो बदलाव आया है, ऐसा लगता है। आ रहा है बदलाव? बहुत बदलाव आया। अब लोग थोड़ा रिस्पेक्ट करने लगे हैं, हाँ, समझने लगे हैं हमारी फीलिंग को। पहले कई बार तो हमें लोग भगा देते थे, जाओ जाओ जाओ, हटो हटो यहाँ से, मतलब उन्हें अजीब लगता था ये क्या चीज़ है। हाँ। अभी लोग थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। कहीं ना कहीं समझते हैं कि हाँ चलो ये भी प्रकृति का बनाया हुआ कोई चीज़ है। मैं देखता हूँ अक्सर ये इस पर बहुत सारे शोध भी हैं, वेब सीरीज भी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं कि किन्नरों के साथ अक्सर यौन हमले बहुत होते हैं उनके ऊपर। क्या आपने भी अपनी निजी जिंदगी में ये सब झेला है बचपन में? तो वो तो ऐसा है ना कि अभी वो एक्सीडेंट होते हैं जिंदगी में, वो तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। और मेरे साथ भी हुआ है, तो अभी क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उस लायक नहीं है ना। मैं किससे लड़ने जाऊँ? मैं एक किन्नर पर्सन हूँ, मैं नहीं लड़ सकती हूँ, मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर हूँ। शासन प्रशासन की हमें कोई मदद नहीं होती है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं तो कई बार हमारे साथ बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं। हमारे साथ हंसी उड़ा देंगे तो हम बीमार में और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती, तो क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम फिर भी अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ है कभी? मर्जी के बगैर लोगों ने आप पर यौन हमले किए हों, यौन शोषण किया हो? हाँ, तो अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई तो ऐसा कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम किसको सुनाएंगे? कौन है हमारा? तकलीफ होती है। हाँ, वो बहुत याद तकलीफ करके हुई है। मगर अपना दुख सिर्फ ऊपर वाले को सुना के हम उसके हाल पे छोड़ देते, क्योंकि उसका जो फैसला होता है अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले से जुड़े हैं, तभी हमारी दुआ बद्दुआ में असर है। आपकी परंपराओं पर बहुत कम बात होती है, हालांकि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद अब तो काफ़ी बात होने लगी है, लेकिन परंपराओं पर कम बात होती है। मैं एक एक करके आपसे आपकी कुछ परंपराओं पर जानकारी चाह रहा हूँ। जैसे कि एक परंपरा ये है कि आप लोग, आपकी जो कम्युनिटी है वो लोगों को दुआएं देने का काम करती है। ये परंपरा कब से चली आ रही है और कैसे आप लोग करते हैं, और इससे भरण पोषण कैसे होता है, कितना पैसा इकट्ठा होता है, कैसे फिर परिवार जो आपका होता है, समाज जो होता है पूरा, वो चलता है, वो थोड़ा बताएं विस्तार से। बस ये जो दुआ और ये जो गद्दी प्रथा जो है, ये शुरू से चला आया है और ये आगे भी चलेगा, है ना। मगर इससे तो हमें जिसने दे दिया उसे भी हम दुआ देते, जो नहीं भी देता उसे भी हम दुआ देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दुआएं देने के लिए बने हुए हैं, है ना। और फिर रही बात घर परिवार कैसे हमारा चल रहा है, तो बस ऊपर वाला हमारे साथ है और आप सब लोगों के बच्चे खुश रहें, परिवार आपके खुश रहें, बस सब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि जैसे एक पुरुष अपना जीवन साथी चुनता है, एक स्त्री अपनी जीवन साथी चुनती है, क्या एक किन्नर भी अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करता है? ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे काला कलर पसंद है, किसी को लाल कलर पसंद है ना। ये तो अपने अपने पसंद की बात है और अपना अपना
पर्सनल वे है। नहीं, पर्सनली तो ये पर्सन टू पर्सन तो डिपेंड करेगा, लेकिन बहुतायत में बात अगर करें कि जैसे आप तो इतने सारे किन्नरों के बीच रहते हैं, तो ज्यादातर किन्नर क्या अपने लिए कोई पार्टनर चुनते हैं? अगर उन्हें अगर अच्छा लगता है तो हम कौन होते हैं उनकी लाइफ में वो करने वाले। नहीं, मैं आपका रिव्यू नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। क्या लोग चुनते हैं अपना पार्टनर? मैंने तो नहीं चुना है। आपने नहीं चुना? मैं अभी यहाँ पॉडकास्ट में मैं आई हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेली हूँ। सिर्फ मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ सारे संसार के लिए, सब अच्छे रहें, खुश रहें, और आगे कर ऐसा मौका आए तो शायद मैं नहीं चुनूंगी, क्योंकि मेरे समाज में जो मैं गद्दीपति हूँ, मुझे अपना फर्ज निभाना है। मेरे जो बच्चे मेरे से लगे उनको मुझे देखना है, वही मेरा समाज है, परिवार है, घर है, द्वार है, सब मेरा वही है। ठीक है, अभी पूरी दुनिया में LGBTQ का एक जो मूवमेंट चल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी के, और वो अपने लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आम लोगों की तरह वो भी एक फैमिली की तरह रहें। तो ऐसे लोगों की जो आंदोलन चल रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ये कहना है प्रशासन से और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस चीज़ का उनको देना चाहिए निर्णय, क्योंकि ये हम कोई भी LGBTQ है तो ये कोई शौक से नहीं ऐसे होते हैं, ये तो सब भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। इसे अगर आप नहीं समझेंगे, हमारी फैमिली नहीं समझेगी, ये समाज नहीं समझेगा, तो कौन समझेगा? तो समझना चाहिए सब चीज़ों को लेके। कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं, तब तो हम रोडों पे आते हैं, तभी तो हम ऐसा अग्रसर करते हैं। क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए कि आप तो बहुत पूरे देश की कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं। क्या सारे जो किन्नर हैं वो, उनका सिर्फ यही काम है कि वो ट्रेन्स में चढ़ेंगे, लोगों से पैसा मांगेंगे, या शादियों में जाएंगे तो पैसा मांगेंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो आम जिंदगी भी जी रहे हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन मांगने के लिए कोई किसी को प्रेरित नहीं करता है। टोली बधाई जो हम नाचने गाने जाते हैं बधाई करने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे सारे साथी ही जाते होंगे। जो घर पे रहते हैं वो घर पे रहते हैं। अभी मेरे यहाँ एक ट्रांस है जो जिसका दोनों किडनी लेस हैं, उसका ख़राब हो गया है। आज वो कई सालों से मेरे घर पे है, उसकी हम देखभाल करते हैं। कुछ बुजुर्ग किन्नर हैं जो मेरे घर पे रहते हैं, तो ऐसा कोई किसी को कहता नहीं है, है ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत सारे किन्नर आम जिंदगी भी जी रहे हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं? मुझे नहीं इतना मालूम है, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना घूमती नहीं हूँ, है ना? करते होंगे। देखो, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ गद्दीपति में जो इस लाइन जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना गद्दी प्रथा है तो बस सिर्फ हमको इससे ही मालूम है, बाहर का लाइफ हमको इतना मालूम नहीं है। एक बहुत सारी एक इस बात का बड़ा रहस्य रहता है, और सोशल मीडिया पे कई लोग अपनी अपनी तरह से बातें बताते हैं। आप चूंकि उस कम्युनिटी को लीड कर रही हैं तो आप ज़्यादा सच्चाई से वो बात बता पाएंगी। लोगों को ये नहीं पता कि जब किन्नर समाज के लोग मरते हैं तो उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से होता है। कई लोग कहते हैं कि अंतिम संस्कार किसी के सामने होता ही नहीं है। किन्नर कोई जब मरता है तो बाकी के किन्नर उसको वहीं कहीं आसपास दफना देते हैं, या चुपचाप उसके शरीर में चप्पलें मारी जाती हैं शव में, और बद्दुआएं दी जाती हैं कि दोबारा मत पैदा होना। इस तरह की बातें चलती हैं। सच्चाई क्या है? देखो, ये तो सोशल मीडिया है, लोग अपना फेमस होने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ना तो हमें चप्पल मारी जाती है, ना हमें ऐसा बेइज्जत किया जाता है। हम जिस धर्म के होते हैं, हमें उस धर्म की तरीके से हमारी अंतिम विदाई होती है। अच्छा, है ना? और हमें ले जाने वाले आप जैसे लोग ही होते हैं, जेंट्स होते हैं। जैसे नॉर्मल एक औरत को एक आदमी को ले जाते हैं, वैसे एक किन्नर की विदाई होती है। अच्छा, है ना? तो उस पे कोई हम लोग लिख के तो टांगते नहीं है कि किन्नर का बॉडी जा रहा है, या किन्नर की अंतिम विदाई है, ऐसा तो हम कहीं लिखते नहीं है। तो आपको शायद इसलिए मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे मोहल्ले वाले लोग होते हैं, हाँ, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, और जो जिस धर्म का होता है उसे कोई जबरदस्ती हम लोग धर्म के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। मतलब जिस धर्म का किन्नर, जिस धर्म से उसकी परवरिश होना चाहता है उसका, वो तरीके से वो अपना अंतिम, उसी धर्म से उसकी अंतिम विदाई भी होती है जी। और वो सामान्य जैसे अंतिम संस्कार लोगों के होते हैं उसी तरह से होता है, और वो आम मुक्ति घाटों पर ही होते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल।
बहुत सारे लोगों को इसको लेकर बहुत सारी बातें थी बस कि लोग हैं, लोगों का काम है कहना, कहते रहें। मगर जो होता है मैंने आपको बताया, रूबरू किया है उस चीज़ से कि नॉर्मली होता है हमारा। तो अच्छा, अभी सरकारें आपको एक पहचान देना शुरू कर चुकी हैं, जैसे थर्ड जेंडर को एक अलग पहचान मिली है, उनके अलग वोटर आईडीज बन रहे हैं, अलग पासपोर्ट्स बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये काफी है या और सरकार को मदद और करनी होना चाहिए ना? किस तरह की मदद चाहते हैं आप? बहुत सारे, कई बार ऐसे होते हैं, कई जैसे गद्दीपतियों के साथ में बहुत सारा झूठे आरोप भी लगाए दिए जाते हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। कई बार जैसे मैं गद्दीपति हूँ तो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा के कोई खड़ा हो जाएगा कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ मेरा ये सेक्स चेंज किया या मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, तो उसका छानबीन होना चाहिए। उसको ना, जो दोषी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पर्सनल नहीं, ये ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में जो किन्नर समाज के लोग हैं जो खुलकर अपनी कम्युनिटी में आ गए हैं, उनको क्या पढ़ाई के मौके, नौकरी के मौके, इलाज के मौके, कानूनी मदद के मौके ये सरकार को और बढ़ाने चाहिए? जी हाँ, बढ़ानी चाहिए। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं किन्नर समुदाय के साथ भेदभाव होता है? शायद होता होगा ना, तभी तो इतनी तादाद है किन्नरों की जो पढ़े लिखे नहीं है, जो आपको देखने मिलते हैं। तो पढ़ाई लिखाई पे पहले तो फैमिली को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे अच्छी पढ़ाई दे, अच्छी परवरिश दे। शायद वो बच्चा एक डॉक्टर भी बन सकता है, वो बच्चा एक इंजीनियर भी बन सकता है, और वो बच्चा एक अच्छे काम भी कर सकता है। तो आप लोग समझ के लीजिए, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग उन बच्चों को समझो, उनकी फीलिंग को समझो, उन्हें हर्ट मत करो। अगर आप समाज में कोई एक बदलाव लाना चाहें तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे? समाज में बस यही मैं सरकार से अपील करती हूँ कि बस सिर्फ पढ़ाई को लेके, जो भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है अपने जीवन में। पढ़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण है हर किसी के जीवन में। तो बस यही एक बदलाव होना चाहिए कि सारा पूरा हिंदुस्तान बहुत वेल एजुकेशन होना चाहिए, उनके अंदर हर घर में एक नौकरी होना चाहिए, हर घर में एक बच्चा बहुत समझदार और हर घर पढ़ा लिखा होना चाहिए पूरे भारत में। आपको समाज भी आज सुन रहा होगा जी। सोशल मेंटेलिटी को लेकर भी कोई बात आप कहना चाहेंगे कि ये लोग मेंटेलिटी जो समाज आपकी कम्युनिटी के प्रति रखता है, इसमें क्या कोई चेंज आना चाहिए? चेंज आना चाहिए ना, समझना चाहिए ना उनको कि हम भी इंसान हैं, हमें भी नींद आती है, हमें भी भूख लगती है, हर टाइम हम नाचते नहीं हैं, हर टाइम हम आपके लिए खिलौना नहीं है जिससे हमसे खेलते हैं आप। तो आप समझ के लो, हम भी भूखे रहते हैं, हमको भी नींद आती है, हमको भी सोना है। आप जैसे बोलते हो नाचो, हर जगह जाओ, बोले वहाँ बच्चा हुआ चलो नाचने, अभी ऐसा क्या है? तो ये हमारी फीलिंग को समझो और अपने बच्चों को अच्छा रखो, खुश रखो। अगर इस टाइप के बच्चे कोई लगते हैं आपको तो उनको आप संभालो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, बस उनको आगे बढ़ाओ। ठीक है। फिल्मों और टीवी में हम देखते हैं किन्नरों को लेकर एक फिक्स इमेज दिखाई जाती है कि वो आते हैं, ड्रामा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, नाचते हैं, बधाई देते हैं। आप इससे संतुष्ट हैं कि फिल्मों में जो आपकी इमेज है वो जो बनाई गई है वो सही इमेज है? देखो, वो फिल्म है, उन्हें तो अपना 3 घंटे का कुछ ना कुछ चाहिए है ना। तो उन्हें जैसा उनको बताने वाले मिले उन्होंने वैसा डाल दिया है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत भी डालते हैं, उनको नहीं डालना चाहिए। जब तक उनका पूरा उन्हें मालूम ना हो तब तक उन्हें नहीं डालना चाहिए फिल्मों में कुछ भी उठा के। कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में हो या कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी ज़िंदगी में हो जिसकी कहानी आपको बहुत प्रेरित करती हो और आप चाहते हो कि उस जैसा काम आप करना चाहती हैं या होना चाहिए? कुछ मैंने ऐसे सोशल एक्टिविटी वाले लोग देखे हैं जो समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। किस किस का नाम लूँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं है ना। तो हम बस कहीं ना कहीं उनकी तरफ मेरा बहुत आकर्षण है, मैं उनकी तरफ बहुत झुकाव लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कभी भी मैं वैसे ही रहूँ, समाज के लिए एक्टिव रहूँ, हमेशा ज़रूरत के लिए खड़ी रहूँ। किन्नर समाज अब धर्म कर्म से भी बहुत जुड़ गया है। हम देखते हैं कि जब कुंभ होते हैं तब किन्नर अखाड़े आते हैं शाही स्नान के लिए। क्या होते हैं ये किन्नर अखाड़े और कैसे काम करते हैं ये? देखो, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, तब लोगों को इतना मालूमात नहीं पड़ रहा था है ना। तब ये सोशल मीडिया नहीं था, इतना सब मोबाइल नहीं था, ये सब नहीं था, तब भी हमारे सनातनीय थे
किन्नर, तब भी मंदिर थे, हमारे पुराने मंदिर हैं किन्नरों के, तब से ही चला आ रहा है, ये पुराने से आज तक चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। तब इतना ग्रोथ नहीं था, अभी ये मोबाइल सोशल मीडिया ये सब से लेके थोड़ा सा ये दिख के आने लगा। तब भी थे हमारे अगर 5000 साल पहले किन्नर थे तो तब भी देखो सब पूजा पाठ भी करते थे, तब भी मंदिर थे, तब भी ये सारा चीजें था। किन्नर समाज के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप एक शादी में जाते हैं बधाई के लिए 21,000, 51,000, 1-1 लाख रुपए लेकर आते हैं। करते क्या है फिर इस पैसे का? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपने खुशी होके हमको दिया तब हम लेते हैं, हम आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करते, नहीं, सिर्फ हम दुआओं के दुआ दे के ही लेते हैं लोगों से। वो एक बात हो गई। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इस पैसे का फिर करते क्या है? देखो, अभी ये जो पंजाब में ये एक भगवान बाढ़ आई है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, भगवान का एक ऐसा जो हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे पंजाब किसान लोगों के साथ या जिसके साथ भी जो हुआ है, तो उसमें भी हमारे किन्नर समाज ने आगे बढ़ के 25 लाख रुपए की मदद। जी हाँ, उन्होंने जो भी उन्होंने मदद किया, उनसे जो बना हम लोगों से, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है कि हम किसी की मदद करें, सिर्फ हमने एक दुआ के रूप में वो एक छोटा सा एक भेंट था, तो उसे हमने उन्हें सुपुर्द करने के लिए जो भी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से किन्नर समाज ने एकत्रित किया है, तो वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोगों ने जमा किया हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास समाज आता है वो हम समाज पर ही खर्च करते हैं? ये आप देखते हैं कई जगह कई फैमिली ऐसे होते हैं, आपको ये पता है कि हमने 25,000 लिया, मगर आपको ये नहीं पता कि फिर हमने किया क्या। कई बार हम इस घर से 25,000 लेके आते हैं, दूसरे के घर में हम जब जाते हैं तो खाने के लिए अनाज नहीं है, उसके खाने के लिए उसकी परिस्थितियाँ, उसके बच्चे की फीस नहीं है, तो क्या पता मैं 25 की जगह 50,000 उसके घर में दे के आ जाती हूँ, तो वो बात मैं किसको बोलूँ। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी हम लोग फेस करते हैं। मैंने देखा है कि आप हमारे बुंदेलखंड में जब बागेश्वर महाराज बेटियों की शादी करते हैं उस समय भी आप काफ़ी मदद करते हैं आप लोग? वो मेरा कर्तव्य है, मैं यहाँ पे गद्दीपति हूँ, वो मेरा कर्तव्य है। और सिर्फ बागेश्वर धाम में ही नहीं, हमेशा मैं हर जगह खड़ी हूँ और खड़ी रहती हूँ। कई ऐसी समाज हैं जो मैं क्या बोलूँ, है ना, ऐसी कई सारी समाज हैं जहाँ शादियाँ होती हैं, वहाँ भी मेरा रोल होता है। कई ऐसी फैमिलियाँ होती हैं जो उस लायक नहीं है, उनको भी मैं, सिर्फ हम शो नहीं करते हैं। किन्नरों के घरों में, किन्नरों की जो कम्युनिटी होती है, जो घर होते हैं जहां आप अभी रहते हैं या आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां माहौल कैसा होता है? बस जैसे बिग बॉस हाँ, जैसे बिग बॉस का घर देखा है आपने, जो अभी बहुत चल रहा है, तो ऐसे ही हमारा घर होता है। उसमें सलमान खान होते हैं, यहाँ मैं होती हूँ। मतलब लड़ना झगड़ना प्यार करना, सेम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं। शायद आप मेरे घर आए भी थे एक बार, यहाँ शहर के तो मोस्टली लोगों ने देखा है मेरा घर। तो बिग बॉस के जैसे हैं, सारे एक साथ रहते हैं, हम लड़ते हैं। कितना बड़ा परिवार है अभी वहाँ? कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारे कभी 10-12 लोग, कभी 15 लोग, कभी 5 लोग, कभी मैं अकेली भी रह जाती हूँ। तो बिग बॉस की तरह है वो घर? हाँ, बिग बॉस की तरह बिंदास है। जब काम पर नहीं जा रहे होते हैं तब ये आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर खाली समय में? खाली समय में बस लोगों के लिए दुआएं करते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, है ना, और बस अपना सब साथ में एंजॉय करते हैं। म्यूजिक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी कम्युनिटी का। गाना भी मैं देख रहा हूँ बहुत, जब शादियों में इकट्ठा पूरा झुंड आपका आ जाता है और पैसे मांगते हैं आप लोग, तो गाने जो गाए जाते हैं वो कई बार बहुत ही मस्ती भरे भी होते हैं और बहुत ही अश्लील भी होते हैं। तो ये गानों की क्या परंपरा है? बस गाने हमारे जैसे पुराने गुरु लोग भी नाचते गाते, क्योंकि ये खुशी का पल होता है, तो हम हंसी मजाक नाचेंगे गाएंगे नहीं तो फिर लोगों को कैसे अच्छा लगेगा। हम उनकी खुशी में शामिल होते हैं, तो बस नाचते गाते हंसी मजाक के लिए कई ऐसे गाने भी गाते हैं, मस्ती मजाक के लिए, जो हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है। जैसे समधियों को गाली देना, जैसे मजाक करना उनके साथ, तो बस वो सब भी चलता है। अच्छा, एक बहुत कड़वा सवाल है आपकी कम्युनिटी के लिए जी। बहुत सारे आपके कम्युनिटी के लोग कई बार अपनी जो एक अलग पहचान है उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। जैसे हमने देखा कि ट्रेनों में कई बार बहुत जबरदस्ती करके लोगों से पैसे छीनना या मार्केट में वसूली करना, इस तरह की चीजें भी भारत में कई जगहों पर देखी जा रही हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
बस मेरा ये कहना होता है कि देखो, 5 उंगली एक से नहीं होती हैं। हर ट्रांसजेंडर के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे भी एक अपने दायरे में ही रहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। जब लोग हमें प्यार से देते हैं तो उनसे ज़बरदस्ती हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बस हमें प्यार से भी लोग बहुत कुछ देते हैं। अभी एक घटना पड़ोस के जिले में घटी, दमोह में। एक ट्रांसजेंडर के साथ किसी ने रात में मिसबिहेव किया, उस पर शारीरिक हमला किया। इसके बाद उसने बहुत हंगामा वहाँ पर सड़क पर किया। ऐसी घटनाएं जब देश भर में आप सुनते हैं, क्या आपकी कम्युनिटी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है? शायद ये जो मैटर है ये दमोह का नहीं है, ये टीकमगढ़ का है। टीकमगढ़ का है जी, टीकमगढ़ का है ना। तो मगर ये जो हुआ है तो उस टाइम तो शायद मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ एक हेल्प करो, मदद करो उस इंसान की। क्या पता वो किस परिस्थिति से जूझ रहा है। मगर आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो शायद ऐसे लोगों को भी नहीं करना चाहिए, और किन्नर अगर गलत ऐसे करते तो उनको भी नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है। तो नीतू किन्नर जो अपने बचपन से और यहाँ तक पहुँचा, एक पूरे कम्युनिटी को लीड आप कर रही हैं। अब क्या कोई ड्रीम, कोई सपना आपका बचा है जो आप पूरा करना चाहती हैं? उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। कि जैसे हमने पढ़ाई नहीं कर पाई और हमें ऐसा लगता है पढ़ाई करना ज़रूरी है ना। क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं, कोई चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो हम किसी को बोलते भैया सुनो ये पढ़ो ना, ये क्या लिखा है। तो कितना अजीब सा लगता है। तो मुझे खुद इतना बुरा लगता है कि आज मैं पढ़ी लिखी होने से कितना आगे होती है ना। तो मैं एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में मैं एक स्कूल खोलूँगी, ये मेरा एक सपना है। किस तरह का स्कूल होगा, किसके लिए होगा, कैसे काम करेगा? वो स्कूल सभी वर्ग के लोगों के लिए होगा। अच्छा, है ना। एक बहुत अच्छा सा स्कूल होगा कि मैं जिंदा हूँ तब तक तो लोग मेरे को जानेंगे। जब मैं अगर नहीं रहूँगी इस दुनिया में तो उसके बाद भी लोग मुझे जानेंगे। तो नीतू जी, हम चाहेंगे कि भगवान आपका सपना पूरा करे, और आप जो समाज के लिए इतना बेहतर करना चाह रही हैं, एक अच्छा स्कूल गरीब बच्चों के लिए, भगवान आपकी मदद करे और आप वो खोल सकें। हमारी ओर से भी आपको यही शुभकामनाएं हैं। आज के इंटरव्यू में बहुत सारी बातें आपसे की, और आपके समाज के बारे में जो बहुत सारी बातें थीं वो हमारी ऑडियंस को पता लगी हैं। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपका भी नज़रिया इस कम्युनिटी के लिए थोड़ा बदलेगा। ये कम्युनिटी सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, इनके विरुद्ध भद्दे मजाक करने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी इंसान है और इनके साथ भी इंसानों की तरह बिहेव किया जा सकता है। इस इंटरव्यू के बाद आप भी शायद ये सोच पाएंगे। ये इंटरव्यू कैसा लगा, और नीतू किन्नर से अगर कोई खास सवाल आप पूछना चाहते हैं जिसे हम अपने अगले इंटरव्यू में लेंगे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें भेज सकते हैं। साथ ही नीतू किन्नर का खुद का अपना एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल है इंस्टाग्राम पर, जिसका नाम प्रिंसेस नीतू 21 है। आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत मस्ती भरे वीडियो नीतू अक्सर इस इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू पोस्ट करती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही, फिर किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।